हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके सामने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर 6 है, जिसमें हमें टॉपिक कवर करना है हार्स एंड चेस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो डीएनए या कोई और जेनेटिक मटेरियल क्या है उसके डिस्कवरी के लिए, उसकी प्रूफ के लिए है। इसके प्रूफ के लिए हार्स एंड चेस एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज दिस? ऑलरेडी किया है मैंने अभी। ये मक्खी है ना। हार्स एंड चेस एक्सपेरिमेंट, फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और एनसीईआरटी को भी हम रीड करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर 5 के अंदर भी कुछ बातें हमने कही थी, समझाई थी, जेनेटिक मटेरियल से ही रिलेटेड बातें थी। उसका एनसीईआरटी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको एनसीईआरटी उसका देख लेते हैं कि कल के लेक्चर के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं। कल के लेक्चर के हिसाब से कल मैंने बताया था, कल की जो टॉपिक थी कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हुए हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पढ़ाया था, जो ग्राफिक एक्सपेरिमेंट है, फेडरिक ग्राफिक ने किया था 1928 में। ये मैंने बोला था, तुम देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है यहां पे। 1928 में फेडरिक ग्रिफ्थ ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मैंने कहा निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के साथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, ये बात हुई थी। ऊपर से देख लो पहले। इन सर्च ऑफ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बारे में। इवन थ्रू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मेस्र एंड propositions for principle of inheritance by Mendel were almost the same time। वो दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुआ था। मेंडल और मिस्र की ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सवाल नहीं पूछेगा। यहाँ देखो 1926 में लोगों के अंदर जागरूकता हुआ तो वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर, यानी डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल्स। ये बारे में जानने के लिए लोगों में जागरूकता हुआ। वाइज टू डिटरमाइन द जेनेटिक मटेरियल, मैंने कल कहा था, मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस कि ये मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर रीच कैसे किया, इसके बारे में जानना। प्रीवियस डिस्कवरी बाय जॉर्ज मेंडल, उससे पहले के वाटर सुटॉन, थॉमस हंट मॉर्गन, numerous other scientists had narrowed the search the chromosome located to the nucleus most of the cell, but question what molecule were actually the genetic material had not been answered। ये सारी चीजें तो कल मैंने जितने भी बातें बताई हैं कि भाई उससे पहले सबसे 1926 में तो जागरूकता हुआ कि जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक इनहेरिटेंस है ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल का है, कि मॉलिक्यूल्स है, कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे हमारे सेल्स के अंदर है जो जेनेटिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। उससे पहले की अगर डिस्कवरी देखे तो जॉर्ज मेंडल, वाटर सुटॉन, थॉमस हंट मॉर्गन का है। जैसे बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो सर्च किया कि वो चीज क्रोमोसोम पे पाई जाती है। बट दिस क्वेश्चन व्हाट मॉलिक्यूल एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन सी मटेरियल ऐसी है जो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके प्रूफ के लिए आखिर वो कौन सी मटेरियल है। हाँ, मॉलिक्यूलर लेवल है, कुछ मॉलिक्यूल्स है कुछ, बट क्या जो इनहेरिटेंस का काम करती है, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और जिसको करने वाले व्यक्ति का नाम था फेडरिक ग्रिफ्थ। ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह, ठीक है। सारे विटनेस्ड miraculous transformation in the bacteria during the course of his experiment. A living organism bacteria had changed in physical form. When Streptococcus pneumococcus bacteria are grown on a cultured plate, some produce smooth shiny colony
वही कल हमने देखा था ना, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्रोथ कल्चर किए गए, तो किसी में शाइनी कॉलोनी हो रहा था जिसको हम क्या कहते हैं एस स्ट्रेन, और किसी में रफ कॉलोनी था तो उसको हम क्या कहते हैं आर स्ट्रेन। दो तरह के हम लोगों ने बैक्टीरिया कर लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस आर और एस स्ट्रेन। और हाँ देखो, एस स्ट्रेन को जब माइस में हम इंजेक्ट करते थे तो माइस डाई हो जाता था, आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट करें माइस लाइव है। फिर ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, बैक्टीरिया को हीट करके मार दिया, एंड ऑब्जर्व हीट किल असिस्टेंट बैक्टीरिया इंजेक्ट माइस, माइस के अंदर जब हीट किल्ड ये वाला बैक्टीरिया असिस्टेंट ये डालते हैं, माइस लाइव रहता है। लेकिन हीट किट एसिस्टेंट के साथ अगर आर स्टेन को रखते हैं और माइस में डालते हैं तो माइस मर जाता है। अब ये बात मर जाता है, इन when he inject a mixture of heat killed S strain and R strain of bacteria, the mice died। अब यही पे दिमाग खटकता है उसका कि moreover he recovered, देखिए चांसेस ये है कि recovered living, अच्छा उसने रिकवर किया लिविंग एक्स बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस, मरे हुए चूहे से उसने लिविंग, जबकि वो मरा हुआ एस स्ट्रेन डाला था लेकिन लिविंग एस स्ट्रेन को ऑब्टेन किया। He conclude that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria, some transforming principle transfer from the heat kill। He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat kill S strain bacteria, some transforming principle transfer from the heat kill S strain and enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। ठीक है, वो तो बातें हम कल बताए वगैरह थे, तो रटाओ। दूसरा एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कैरेक्टराइजेशन किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। इसका इतना फेमस इसलिए ये लोग नहीं हुए ना क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ही कैरेक्टराइजेशन इन्होंने किया था। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था, इसके नाम ये वाली चीज याद रखना, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रायर टू वर्क ऑफ द ऑसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलोड, मैकलिन मकार्टी, एमसी कार्टी हम बोलते हैं, ये पूरा नाम है। 3 साइंटिस्ट है जो 1933 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और 1944 तक चला उनका, 11 साल का एक्सपेरिमेंट था। तो जेनेट और उन्होंने करना था क्या कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इनका जो प्रिंसिपल था क्या फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, उनका कैरेक्टराइजेशन बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। एक्चुअली में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है जेनेटिक मटेरियल, उसको लिए बात किया था। जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। इससे पहले यह माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल में भी प्रोटीन ही है, लेकिन जब इन्होंने वर्क किया, द वर्क डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो कुछ भी था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, उसका बायोकेमिकल नेचर को जब इन लोगों ने डिटरमाइन किया, तो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल लिया और जिसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए थे, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल, हीट किल्ड एस सेल से ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों चीज ले लिया बायोकेमिकल के फॉर्म में प्यूरिफाइड करके, मैंने कल बताया था। और 2-3 बीकर में ले लो, अलग अलग कर लो, टू सी विच वन ट्रांसफॉर्म आर सेल्स टू एस सेल। देखना है कि कहां पे आर सेल से एस सेल होगा, तो सब में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डालेंगे एक एक करके, कल हमने बताया हुआ था, इस सब में हम डाले। चलो वो तो कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लेना। दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज, हमने ये पता लगाया कि डीएनए ही केवल ऐसा है जो एस बैक्टीरिया से आता है और आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करके एस बैक्टीरिया बना देता है। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान में हमने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज का इस्तेमाल किया, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज का इस्तेमाल किया, डिड नॉट, इनका इस्तेमाल करने से डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं हुआ। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। इनको खत्म करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब कि ये प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है, मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डाइजेशन विथ डीएनएज इट इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, जब जहां डीएनएज इस्तेमाल किया वहां ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हुआ है। तो इसे ये साबित होता है क्या, दे कंक्लूड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड। इन लोगों ने ये कन्विंस तो कर दिया था, प्रूफ तो कर दिया था कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट उस टाइम
इनसे कन्वाइंस नहीं हुए। कल मैंने लिखा था कि सारे साइंटिस्ट, सारे वर्कर जो वहां पे काम कर रहे थे वो कन्वाइंस नहीं हुए इनसे। 12 अब हम आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमारा काम है हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हमने इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन भी देखे, लेकिन अभी 100% श्योरिटी के साथ बेबाक जो कहते हैं ना, बिना शक और शुबा का कोई एक्सपेरिमेंट अभी आया नहीं जिससे ये साबित हो जाए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या कुछ और है। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट आता है हमारे पास, हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम इसकी बात करने वाले हैं, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेस नाम के दो साइंटिस्ट थे इस एक्सपेरिमेंट को करने में। इसको हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे, यहां ब्लेंडिंग भी होती है इसलिए। इसको हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ ये एक्सपेरिमेंट। इसको करने वाले व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेस है। एंड मार्था चेस, दो साइंटिस्ट इस पे काम किए थे। इसके अंदर कुछ होस्ट, कुछ पैरासाइट इस्तेमाल हुए। इसमें कुछ होस्ट, कुछ पैरासाइट यूज हुए। होस्ट एंड पैरासाइट यूज हुए। अब होस्ट क्या? होस्ट में यहां पे बैक्टीरिया था, नॉर्मल मैं कोई सा भी बैक्टीरिया का, और यहां पे पैरासाइट में बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बैक्टीरियोफेज था। ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोला करते हैं। एक पैरासाइट है और एक होस्ट है। इसमें और चीजें क्या यूज है? दो चीजें और यहां पे P32 और S35, ये हेवी आइसोटोप ऑफ फास्फोरस बोला जाता है इसको। हेवी आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस, हेवी आइसोटोप्स ऑफ सल्फर। डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एक ही एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। एलिमेंट तो एक ही है लेकिन इसके मास वेरी करते हैं, तो वो अलग अलग फॉर्म हमें आइसोटोप्स कहलाता है। हेवी आइसोटोप ऑफ फास्फोरस, इसको हम रेडियो एक्टिव डीएनए भी कहते हैं। जो फास्फोरस है, अगर तुम उसको डालोगे हमेशा डीएनए के साथ जाके वो अटैच होगा और डीएनए के अंदर से रेडियो एक्टिविटी आने लगेगी।
उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो होने लगेगी। तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करने में मदद करता है। जितने हेवी आइसोटोप्स है ना वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। फास्फोरस का है तो डीएनए के साथ जाके अटैच होगा और रेडियो एक्टिविटी शो करने लगेगा। ये बात है, ये डीएनए के साथ है, तो ये डीएनए का रेडियो एक्टिविटी आता है। इसको रेडियो एक्टिविटी ऑफ डीएनए कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए कहते हैं। और सल्फर को रेडियो एक्टिव प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा और रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। रेडियो एक्टिव प्रोटीन ये बताता है कि हमेशा इसका रिश्ता डीएनए के साथ होगा और इसका रिश्ता प्रोटीन के साथ होगा। अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, और या उससे भी पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दो बैक्टीरियोफेज थे ना सर, हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है, दो नहीं एक ही है। यह है मेरे पास एक बैक्टीरियोफेज, कुछ इस तरीके का होता है बैक्टीरियोफेज। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके पास। इसके पास जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल इसका ये है। एक और ले लेते हैं हम, एक और लेते हैं। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये दोनों बैक्टीरियोफेज है। एक बैक्टीरियोफेज में मैं क्या डाल देता हूं, एक बैक्टीरियोफेज में मैं डालता हूं P32 और दूसरे में डालता हूं मैं S35। P32 और S35 ये अलग अलग डाल दिया, इसमें अंदर चला के इंजेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं मैं। अरे सीधा सीधा खींचो, बात खत्म हो जाएगी। देखो आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये हमारा ब्रांडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तीन स्टेप में होता है, तो मैं स्टेप्स देखो इसके। सबसे पहला स्टेप्स है इन्फेक्शंस। दो अलग अलग बीकर में होगा। एक बीकर ये है मेरे पास, बीकर ए है और एक बीकर बी है। बीच में ऐसे लाइन खींच देता हूं। चलो, इन्फेक्शन यहां है तो इन्फेक्शन यहां पे भी करना पड़ेगा। इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कोई सा भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की अपनी खुद ही ये डीएनए है। इसके ऊपर तुमने क्या लटा दिया, किसको, बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज को उसका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसके अंदर तुमने क्या डाला हुआ है, S35। इसको अब बता रहे हैं और बता रहे हैं इधर भी ये बैक्टीरिया,
इसको बैक्टीरिया ले लो, नाम लिख लो, नहीं तो तुम नहीं समझ पाओ। ये बैक्टीरिया है। और इसके अंदर हमने लिया है P32। इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? ये वाला डीएनए अंदर आ जाए, वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दे, तो इस स्टेप्स को हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इस स्टेप्स को हम क्या बोले? इन्फेक्शंस। दूसरे स्टेप्स को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। एक्सपेरिमेंट का नाम भी ब्लेंडिंग है, और यहां पे दूसरा स्टेप है, उसका नाम भी है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग दूसरा स्टेप्स क्या है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है? ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है? ये वायरस है, बैक्टीरिया, सॉरी, आई एम सॉरी। ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर था ये बैक्टीरियोफेज, जिसने अपना डीएनए क्या किया है? यहां पे डाल चुका है। अब इसके कवर को यहां पे भगा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव या डिटेस्ट या हटा देते हैं, बैक्टीरिया से हट जाता है। तो इस चीज को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। दोनों जगह पर होता है, यहां पर भी होगा ऐसे, इसको भगा दिया, इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग अब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। थर्ड स्टेप्स, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम। कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन? बीकर को ऐसे बांध देते हैं और ये रोटेट कर देते हैं इसको। ऐसे ही यहां पे भी करेंगे, बीकर को ऐसे बांधेंगे और ये गोल गोल घुमा देते हैं। यह हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। रिजल्ट देखो सेंट्रीफ्यूगेशन है। एक सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब तुम इस बीकर को देखोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब तुम इस बीकर को, इस टेस्ट ट्यूब को यहां से निकालते हो, यहां पे रखते हो ऐसे, ये तो इसके अंदर तुम क्या देखते हो कि यहां नीचे कुछ हेवी चीजें हैं और ऊपर कुछ हल्की चीजें हैं। इसका नाम तुम रखते हो सुपरनाटेंट और इसका नाम होता है पेलेट।
पैलेट हैवी होता है, और तुमको ये भी पहले से मालूम होना चाहिए। यहां पे भी चलो यही बना लो पहले। अब तुमको पहले से मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, कि जेनेटिक मटेरियल भी हैवी होता है, वो हमेशा पैलेट में ही जाएगा। अगर सेल का सेंट्रिफिकेशन करोगे तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल भाई हिस्टोन प्रोटीन के साथ है, हैवी मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल जो कुछ भी है, अभी डीएनए आरएनए कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, कि जेनेटिक मटेरियल जो कुछ भी है वो भी किसमें होगा, इन पैलेट, पैलेट में ही होगा। मस्ट बी प्रेजेंट इन पैलेट, ये हमेशा है कि हेवी होता हुआ, पहले लिख लो क्यों हेवी होता है, हेवी होता है, सो मस्ट बी प्रेजेंट इन पैलेट, ये तो बात तय है पहले। लेकिन जब मैंने इधर देखा तो रेडियो एक्टिविटी यहां नजर आई। जब मैं यहां पे देखा तो ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, शो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कौन था इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन था, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी कौन था, सल्फर। इसके अंदर सल्फर था और इसके अंदर प्रोटीन फास्फोरस था। यहां रेडियो एक्टिविटी शो कर रही है, इसका मतलब कि सल्फर ऊपर ही है, सल्फर पैलेट में नहीं है। और पहले हमें क्या पता है कि पैलेट में ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो सल्फर जेनेटिक मटेरियल के साथ नहीं है। इधर है फास्फोरस, फास्फोरस वाले जहां पे तुमने देखा तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी पैलेट से निकल रहा था, शो ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा। और पहले से ये बात सिद्ध है हमारे पास कि पैलेट में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो करने लगा, इसका मतलब P32 गया है पैलेट में, S35 नहीं गया। और P32 वहीं पे जाएगा जहां पे डीएनए होगा। अब P32 गया है पैलेट में, मतलब डीएनए है पैलेट में, रेडियो एक्टिविटी वो शो कर रहा है। जो नीचे गया है डीएनए है, न्यूक्लियस में है, जेनेटिक मटेरियल वही होगा। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ये कंक्लूजन निकला, पैलेट शो रेडियो एक्टिविटी ऑफ P32 तो डीएनए एक्टिविटी, डीएनए रेडियो एक्टिव बोलते हैं ना पैलेट को, P32 को, सॉरी। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि पैलेट शो रेडियो एक्टिविटी ऑफ P32. This is the radioactive DNA. रेडियोएक्टिव डीएनए, इसीलिए बिना शक और शुबा को हम कह देते हैं कि इक्विवोकल proof of genetic material
प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो क्या है? डीएनए है। बट एक्सेप्शनली इन सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एक्सेप्शनली some viruses having RNA as a genetic material. RNA as a genetic material होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, QB बैक्टीरियोफेज, पोलियो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस इस तरह का और भी कुछ है, पर ये वायरस जो है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इनके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कहीं कहीं पे आरएनए भी हो जा रहा है, बट आरएनए इज नॉट ए गुड जेनेटिक मटेरियल। ये बात सही है, सिर्फ इसी में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक बात सही सिद्ध है आरएनए वर्ल्ड के हिसाब से कि आरएनए इज नॉट ए गुड जेनेटिक मटेरियल, इज नॉट गुड जेनेटिक मटेरियल, गुड जेनेटिक मटेरियल। आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन हाँ आरएनए इज फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ये भी बात सही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बात और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं कि आरएनए इज फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो दुनिया में आया था ना, डेवलप हुआ था, यही है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यही है, और इससे डीएनए निकल के आया था। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। ये वाली बात इतनी थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करके रखना है। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज पुराना हो वो सही हो। यहां पर आरएनए दिखा रहा, पता नहीं क्यों फिर भी लोग लड़ते फिरते रहते हैं कि मेरा धर्म पुराना है, मेरा धर्म पुराना है, मेरा धर्म पुराना है। हालांकि सबको अगर पढ़ा जाए तो धर्म कौन सा पुराना है ये तो सबको पता है लेकिन किसी का 10,000 साल पुराना हो, 1 लाख साल पुराना हो या 1 करोड़ साल पुराना हो, उससे ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती है कि उसका धर्म सच्चा है। जितना पुराना जमाना था उतने ज्यादा धक्या नकुशी वाले लोग थे। वो तो आग की पूजा करने लगते थे, सूरज की पूजा करने लगते थे। इसका मतलब थोड़ी ना उनका बेटर था। यहां तो आर नहीं बता रहा कि मैं तो सबसे पुराना हूं लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं। डीएनए अच्छा है और सबके अंदर ऑलमोस्ट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए गुड जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर जितना हमने अभी पढ़ा है इसका एनसीईआरटी देखते हैं अभी हम। ये देखो पहले ये से हमारा एक्सपेरिमेंट जो था ना, ये कौन सा ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, हार्सान-चेस का एक्सपेरिमेंट, उसको पहले थोड़ा सा देख लो। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, यहां से प्रूफ ये हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट
बिना शक शुबा का कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, come from the experiment of Alfred Harsey and Martha Chase 1952. They worked with virus that infect bacteria that is called the bacteriophages. ऐसे वायरस पे काम किया जो बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस था। बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल इंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। हम देखो यहाँ पे the bacterial cell treat the viral genetic material if it was on the subsequently manufacture more virus particle वगैरह। देखो इसमें अपना डाला, अपनी कॉपी बनाई और बहुत सारे अपने जैसे वायरस को बनाया। यहाँ पे भी बहुत सारे बनाया होगा। इसको इन्फेक्शन कर रहे हैं, इसको ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इसको सेंट्रिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद Harsey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus the interbacteria। बैक्टीरिया में जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए गया था या प्रोटीन गया है, भाई S35 प्रोटीन में गया है, उसको देखिए कि वो कहाँ घूम रहा है। डीएनए में P32 गया, उसको देख रहे हैं वो कहाँ घूम रहा है, तो उसके बारे में वो पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ है। The grow some virus on a medium that contained a radioactive phosphorus and some other on medium contain radioactive sulfur. Virus grown in presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but radioactive protein because DNA ये सब चीजें यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ। Virus grown in the presence of the radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not. Similarly, virus grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not a radioactive DNA because DNA is not contain sulfur। वगैरह सारी चीजें यहाँ पे तुम पढ़ के देखोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कौन आया है। यहाँ नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन सुपरनाटेंट, तो भाई कहाँ पे देख रहा हो, फिर रेडियो एक्टिविटी कहाँ होगा, पैलेट में होगा। पैलेट में अगर रेडियो एक्टिविटी है मतलब P32 पैलेट में, और P32 पैलेट में है तो रेडियो एक्टिव डीएनए है, यानी कि डीएनए है पैलेट में, डीएनए है पैलेट में, मतलब वो ट्रांसफर हुआ है, पैलेट में गया है, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। रेडियोएक्टिव फेजेस आर अलाउड टू अटैच टू द ई कोलाई बैक्टीरिया दैट इज द इनफेक्ट प्रोसेस द वायरस पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्पैनिंग एंड द सेंट्रिफिकेशंस वगैरह 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 सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो मैं पढ़ना था, बट यहाँ पे लास्ट में बात डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। अब हमें ना प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को देखना है कि डीएनए और आरएनए। हमने देखा था कि कहीं कहीं पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तब इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बेटर है, एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन बेटर है, ये भी देखना है हमको। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल वाज unequivocally resolved from the Harsey and Chase experiment. It became established that DNA act as a genetic material. Subsequently become clear that in some viruses, RNA is genetic material. For example, tobacco mosaic virus, QV bacteriophage. Answer to some of the questions such as the why DNA is a predominant genetic material. Initially, मतलब यह कि डीएनए इतना डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, whereas the RNA performs dynamic function of the messenger. An adapter has to be found from difference between the chemical। ये सब पता चलेगा आगे चल के। मैसेंजर और एडेप्टर का फंक्शन यानी मैसेज को ट्रांसफर करने का काम, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम, ये सबसे ज्यादा आरएनए को आता है। तो आखिरकार डीएनए इतना प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, इस चीज के बारे में पता लगाना है। तो फिर इसके बाद में हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा सारी चीजों को। क्या लिखा है, two chemical difference between DR and RNA. It molecule का genetic material must be fulfill the character। तो अगर जो भी जेनेटिक मटेरियल अच्छा है या जेनेटिक मटेरियल है तो उनको इस कैरेक्टर को फुलफिल करना पड़ेगा, उनको इस कैरेक्टर को फुलफिल करना पड़ेगा। तो जैसे हम बताते हैं, चलो हम मानते हैं कि डीएनए इज जेनेटिक गुड जेनेटिक मटेरियल। अगर हम मान रहे हैं तो इसका क्या प्रूफ है, हम जानते क्या है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के पास, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म
ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि डीएनए गुड जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज ये गुड जेनेटिक मटेरियल है, गुड है। अब गुड होने के लिए कोई ना कोई खासियत होगी तभी ना हम कहेंगे गुड है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, उसी फीचर को हमें करना है, उसी फीचर को हमें करना है कि डीएनए ठीक है गुड जेनेटिक मटेरियल है, तो क्यों, तो कुछ फीचर है उनके कि डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है आरएनए के कंपेयर में। तो पहली चीज तो ये। चलो अगले पेज कम करते हैं इसको। फीचर देखते हैं हम, या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल, फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल से के नाम से आता है। सबके हम फीचर देखेंगे, पता चल जाएगा कौन गुड कौन बैड। फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमारे पास डीएनए है, हमारे पास आरएनए है, हमारे पास चलो प्रोटीन भी रखते हैं। क्या ये तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है ना? अगर है भी तो कैसा, अच्छा या बुरा? तीनों को ले लिया और तीनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहली लाइन, किस चीज के लिए कंपेयर करते हैं? पहला फीचर क्या है, हम जानते क्या है कि डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। पहला हमको ये मालूम है कि डीएनए इज, या कहते हैं, एक मिनट, डीएनए ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूं कि जेनेटिक मटेरियल जो अच्छा होगा ना, उसकी एक पहचान होगी कि इट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा। इन तीनों में से वही गुड जेनेटिक मटेरियल होगा। तो सबसे पहले केमिकली अगर चेक करते हैं, सबसे पहले केमिकली देखते हैं, तो डीएनए के पास थाइमीन होता है और थाइमीन स्टेबल होता है, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसके पास यूरासिल होता है जो एक तरह का कैटालिटिक प्रॉपर्टी देगा। यूरासिल मोर रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। और जब प्रोटीन की बात कर रहे हो ना, तो प्रोटीन तो एंजाइम बनाता है और एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है। जो चीज कैटलिस्ट है वो हाईली अनस्टेबल होता है। प्रोटीन तो एंजाइम बनाता है और एंजाइम तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और जो चीज कैटलिस्ट है वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। तो ये तो स्टेबिलिटी इसकी गई, केमिकली स्टेबिलिटी सबसे खराब प्रोटीन की हो गई। डीएनए में थाइमीन था जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। दूसरा चीज कि डीएनए में दूसरे प्राइम कार्बन पे H पाया जाता है और आरएनए में दूसरे प्राइम कार्बन पे, सेकेंड प्राइम कार्बन पे OH पाया जाता है। और OH जो है मैक्स लेबाइल टू आरएनए, आरएनए को लेबाइल बनाता है, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल बनाता है। लेबाइल का मतलब होता है मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव को हम लेबाइल बोलते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो 2H है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक और इसी वजह से तुमने एक और की तुमने एग्जांपल देखा होगा राइबोजाइम का। राइबोजाइम एक आरएनए है, एक आरएनए है, लेकिन ये कैटलिस्ट है। तो भाई आरएनए में तो एक कैटलिस्ट भी आ जा रहा है और कैटलिस्ट हाईली अनस्टेबल होता है। खैर प्रोटीन के तो सारे एंजाइम बनेंगे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, लेकिन आरएनए में थोड़ा कम अनस्टेबिलिटी है। पर इन सब तीनों के कंपेयर में यहां पे ये प्रूफ हो रहा है कि केमिकली डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए एंड प्रोटीन। यहां से जो प्रूफ हो रहा है, प्रूफ क्या हो रहा है कि केमिकली डीएनए is stable than RNA and protein। तो हमने केमिकली देख लिया, स्ट्रक्चरली देखते हैं। स्ट्रक्चरली देखते हैं। अब स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं, स्ट्रक्चरली बात कर रहे हैं तीनों को। डीएनए का क्या हालचाल है, आरएनए का क्या हालचाल है, इन प्रोटीन का क्या हालचाल है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये डीएस डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और प्रोटीन तो पूछिए, देखो डबल स्टैंडर्ड होने से हम कहते हैं कि थर्मोस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर टूटता है तो फिर रिपेयर हो जाता है, बॉन्ड वगैरह सारी थर्मोस्टेबल हो जाता है। फिर अब आता है प्रोटीन में, तो प्रोटीन का सोचो ना कि इसके अगर हल्का सा भी पीएच और टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो ये डीनेचर्ड हो जाता है। तो स्ट्रक्चरली तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है इनके कंपेयर में बात करें तो यहां से भी प्रूफ यही होता है कि डीएनए स्ट्रक्चरली भी डीएनए ही मोर स्टेबल होता है। यहां से भी प्रूफ यही होता है, यहां से भी कि स्ट्रक्चरली डीएनए इज मोर स्टेबल। तो केमिकली और स्ट्रक्चरली आरएनए और प्रोटीन के कंपेयर में डीएनए ज्यादा स्टेबल है, पहला फीचर फुलफिल करता है। और जो भी अच्छा जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्लो म्यूटेशन करता, हमने देखा है कि डीएनए स्लो म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन ज्यादा फास्ट करने से जल्दी से चेंज होगा, यह अनस्टेबिलिटी की पहचान होती है। डीएनए स्लो म्यूटेशन में जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, जब कभी उसे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है तो डीएनए एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे। यहां से हमें ये पता चल गया कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, गुड जेनेटिक मटेरियल है, उसके हम फीचर की बात कर रहे हैं, आगे बाकी के फीचर हम कल करेंगे।